साथियों नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जहां आपको कुछ सामान दिख रहा है, कुछ रेलगाड़ी भी दिख रही होगी। आप देख रहे क्या है? आप देख रहे हैं कि ये बोरियों में कुछ भरा हुआ है और एक रेलगाड़ी खड़ी है और ये बहुत बड़ी जगह आप यहाँ देख रहे होंगे। ये लोग कुछ काम कर रहे हैं, कुछ बोरियों को गिरा रहे हैं। इधर आप देख रहे हैं ये ट्रक भी लगे हुए हैं। तो लगभग ये 1 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में एक रेलगाड़ी खड़ी है। उस रेलगाड़ी में से कुछ उतर रहा है। साथियों, आज हम आपको बताते हैं कि ये सारा सिस्टम क्या है। ये है एक रेक पॉइंट। रेक पॉइंट का मतलब ये होता है माल धक्का। इस माल धक्के पे रेलगाड़ी आती है और यहाँ माल गिरता है। अब ये जो माल आया हुआ है वो ये खाद की बोरियां हैं और ये खाद की बोरियां इस रेलवे के माल धक्के पे यहाँ आई हुई हैं। हम साथियों आज आपको पूरे खाद की व्यवस्था बताते हैं, इस देश में खाद की व्यवस्था किस तरह से होती है। तो ये जो रेलगाड़ी है ये विश्रामपुर में खड़ी हुई है। इस माल धक्के का नाम है, जिसको रेक पॉइंट बोलते हैं, इसको रेक पॉइंट का नाम है विश्रामपुर। ये विश्रामपुर छत्तीसगढ़ राज्य में है और ये विश्रामपुर रेक पॉइंट से लगभग 400-500 किलोमीटर के एरिया में पूरा का पूरा खाद की व्यवस्था इसी रेक पॉइंट से होती है। इसी रेक पॉइंट पे आके गाड़ियाँ, रेल की मालगाड़ियाँ लगती हैं और यहाँ खाद आता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो रेलगाड़ी आती है तो ये कहाँ से आती है। तो जो भी खाद बनता है, खाद एक तो फैक्ट्रियों में बनता है और दूसरा खाद विदेशों से आता है। तो जो फैक्ट्रियां हैं भिन्न भिन्न जगह में, कुछ फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश में हैं, कुछ फैक्ट्रियां गुजरात में हैं, कुछ फैक्ट्रियां साउथ में हैं, वहाँ से खाद आता है। और जो पोर्ट हैं, जो बंदरगाह हैं, बहुत सारे बंदरगाह गुजरात में है, जैसे मुंद्रा प्लांट है, मुंद्रा पोर्ट है, काकीनाडा पोर्ट है, पेपावा पोर्ट है और कांडला पोर्ट है। बहुत बड़ा कांडला पोर्ट है। तो ये जो रेलगाड़ी खड़ी हुई है ये कांडला से आया हुआ खाद है। कांडला में इफ़को का कारखाना है, तो इफ़को के कारखाने से ये खाद आया हुआ है। इस खाद का नाम है NPK 12-32-16। ये देख रही है, ये खाद का नाम है NPK 12-32-16। ये भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत 12-32-16 खाद ये विश्रामपुर में आया हुआ है। अब आपने देखा कि किस तरह से खाद पूरे देश में फैक्ट्रियों से और कारखानों से और पोर्ट से भिन्न भिन्न रेक पॉइंटों में आता है। लगभग 90% जो खाद की व्यवस्था है रेलगाड़ी के माध्यम से भिन्न भिन्न जो रेक पॉइंट्स हैं, जो माल धक्के हैं, वहाँ खाद लाया जाता है। इसके बाद माल धक्के पर खाद लगने के बाद फिर ये ट्रकों से दूर जाया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह का ये पूरा का पूरी व्यवस्था होती है। अब आपको ये पता चलेगा कि ये जो रेलगाड़ी आई हुई है इसमें कितने खाद होता है और इसमें डब्बे कितने लगे होते हैं। तो रेलवे की जो आप बैगन देख रहे हैं, ये जो पूरी बैगन है इसमें 60 डिब्बे हैं और ये देख रहे हो आप, ये ऊपर से कवर्ड हैं। तो 2 तरह की रेलगाड़ियाँ होती हैं, एक कवर्ड होती हैं और एक खुली हुई होती हैं। तो ज़्यादातर खाद जो होता है वो जो कवर्ड वैगन रहती हैं, जो ऊपर से ढकी हुई रहती हैं, उन कवर्ड वैगन में आता है। इनमें से 2 तरह की होती हैं, एक BCN होता है, एक HL होता है। HL का मतलब जो बड़ी वाली रेलगाड़ी होती है, जो हाई लोड वाली होती है, हाई पे लोड वाली, उसको HL बोलते हैं। और BCN का मतलब है जो कवर्ड वाली जो होती है वो BCN होती है। तो उसमें करीब 42 डिब्बे होते हैं। इस वाली रेलगाड़ी में लगभग 60-62 डिब्बे होते हैं। तो ये जो HL रेक आई हुई है विश्रामपुर रेक पॉइंट पे, ये इफ़को NPK 12-32-16 की है और इसमें, इस रेलगाड़ी में, इस रेक में लगभग 62,000 बोरी हैं। तो 60 से लेके 62,000 बोरी इस तरह से आती हैं। और जो BCN होता है, जो छोटी वाली रेक, उसमें लगभग ये मान के चलिए कि लगभग 50-55 हज़ार बोरियाँ आती हैं। अब आप ये देखें कि ये किस तरह से इस पर काम होता है। तो आप ये जो हमाल हैं हमारे, इन रेलवे की जो बैगन हैं, इन बैगनों में ये खाद भरा होता है और हम्बाल इसको मैनुअली पहले बैगन से इस खाद को नीचे ज़मीन पे स्टैक करते हैं, डंप करते हैं। इसके बाद इस डंप से ये खाद ट्रकों के माध्यम से फिर दोबारा से डंप होता है और फिर दूसरे जगहों पर जहाँ इसको बेचा जाता है, सहकारी समितियों में या सरकारी गोदामों में, वहाँ इसको ढुलाया जाता है। तो ये जो हम्बाल हैं ये दिन और रात एक करते हैं और अपने हाथों से रेलगाड़ी से बोरियों को निकाल के ये स्टैक लगाते हैं।
अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आपने सुना होगा कि हमारे देश में जो खाद की व्यवस्था है उस पर बहुत सारा सरकार जो है किसानों को अनुदान देती है। ये जो आज यहाँ देखेंगे, ये जो इफ़को की बोरी है, ये 12-32-16 की बोरी है। इस पर कीमत कितनी लिखी हुई है और इस पे भारत सरकार इस पर कितना एक बोरी पे सब्सिडी दे रही है। आप ये देखिए, ये आप स्वयं इसको देख सकते हैं। ये इस पे इस एक बोरी की कीमत लगभग 2239 रुपये 95 पैसे है 50 किलो की बोरी, और सरकारी की जो सब्सिडी है वो 769 रुपये 95 पैसे, मतलब 770 रुपये, और किसानों को जो बेचने की कीमत है वो 1470 रुपये है। मतलब 2240 रुपये की लागत आ रही है, किसान को 1470 रुपये की दे रहे हैं, और 770 रुपये लगभग भारत सरकार किसानों की एवज में अनुदान के रूप में किसानों को ये दिया जा रहा है। सारे खादों को अगर मिला दिया जाए तो लगभग हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा इस देश के किसानों को दी जाती है। ये बहुत बड़ी राशि है। हमारे देश में किसानों को फर्टिलाइज़र के सेक्टर में बहुत बड़ी राशि सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में दी जाती है, और ये हर खाद में है, जैसे यूरिया खाद, डीएपी खाद, इफ़को खाद या अन्य जो पोटास खाद आता है, सभी खादों में भारत सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। तो ये जो व्यवस्था है फर्टिलाइज़र की, ये बहुत बड़ी व्यवस्था है, और ये भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत ये पूरा का पूरा काम होता है। अब साथियों, आप ये देख रहे होंगे कि एक श्रमिक सुबह से शाम तक किस तरह से मेहनत और मजदूरी कर रहा है। दूसरे देशों में व्यवस्थाएं, जो हमारे विकसित देश हैं, वहाँ श्रमिकों के साथ साथ में ये जो व्यवस्था होती है खाद की अनलोडिंग की, लोडिंग की, ये मशीनों के द्वारा होती है। कि ऐसी कुछ मशीनें आ गई हैं जो वहाँ बैगन के बाहर खड़ी कर दी जाती हैं, और उनके माध्यम से स्वयं ही वो मशीनों के द्वारा से बैगन से खाद की बोरियों को खाली किया जाता है और स्टैक लगाया जाता है, और ट्रक के अंदर भी लोड हो जाती है। लेकिन हमारे भारत में अभी रेक पॉइंटों पे ये व्यवस्था नहीं है। हाँ, कुछ सीमा तक जो पोर्ट हैं, जो बंदरगाह हैं, और जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं, फैक्ट्रियों में जो कन्वेयर बेल्ट होते हैं उनके माध्यम से ढुलाई हो जाती है। लेकिन रेक पॉइंट पे हम्माल के माध्यम से ही बोरियों को रेलगाड़ी से उतारा जाता है और ट्रकों में लोड किया जाता है। अब यहाँ से रेक पॉइंट पे ये खाद आ गया, अब कैसे ये किसानों तक पहुँचेगा ये भी आप समझ लीजिए। किसानों को पहुँचने के लिए अभी इसमें अब ये जो खाद आया हुआ है, इस खाद को पहले यहाँ से सरकारी गोदाम में जाएगा। सरकारी गोदाम, हमारे देश में खाद दो तरह से बढ़ता है। एक तो सरकार की व्यवस्था के तहत बढ़ता है, दूसरा ये जो खाद होता है ये मान के चलिए कि निजी जो चैनल है, हमारी जो प्राइवेट निजी क्षेत्र में जो डीलर्स हैं उनके माध्यम से बिकता है। तो जो राज्य की व्यवस्था होती है उसके तहत ये सरकार के जो गोदाम हैं उनके माध्यम से उन गोदामों में पहले भंडारण हो जाता है, और वहाँ से फिर जो सहकारी समितियाँ हैं उन सहकारी समितियों में ये खाद जाता है, और जो निजी विक्रेता हैं उनके द्वारा उनके गोदामों में भी वहाँ भेजा जाता है। अब सहकारी समितियाँ खाद कैसे ले जाती हैं? जब ये खाद सीधा गोदामों में पहुँच जाता है, वहाँ से कुछ सरकार की जो व्यवस्था होती है उसके तहत जो आरओ और डीडी होता है, एक कागज़ होता है, एक पुर्जा होता है जिसके साथ में डीडी होता है, वो उस एजेंसी के फेवर में जारी करती है सहकारी समिति, और सहकारी समिति उस इंस्ट्रूमेंट के बेस पर वहाँ से गोदाम से वो खाद को उठाती है और वो खाद सहकारी समिति के गोदाम में जाता है। तो आप देख रहे होंगे पहले कारखाने से खाद चला, कारखाने से जैसे ये कांडला से आया है, ये खाद कांडला मतलब गुजरात में है, और कांडला से आने में लगभग इसको 5 दिन लग गए हैं विश्रामपुर रेक पॉइंट पर पहुंचने में। ये विश्रामपुर छत्तीसगढ़ राज्य में है जहां हम लोग खड़े हुए हैं, और यहाँ 5 दिन के बाद में आज ये लगभग खाद यहाँ आ गया है और ये अनलोड हो रहा है। अब आपको मन में एक भी बात आ रही होगी कि सहकारी समिति में कब पहुँचेगा। अब यहाँ से 1-2 दिन इसको सहकारी समिति में लग जाएगा पहुँचने में, और इसके बाद किसान वहाँ से ले सकते हैं। हर सहकारी समिति में भारत सरकार ने एक पॉस मशीन दी हुई है जिसके माध्यम से ही ये खाद जाता है। उस पॉस मशीन में क्या होता है, पॉस मशीन में पूरी एंट्री होती है जो हर किसान अपना अंगूठा लगाता है, और अंगूठा लगाने के बाद में उस किसान का नाम आ जाता है, आधार नंबर आ जाता है, और हमारा सोसाइटी का जो मैनेजर है उसमें वो एंट्री करता है, रेट डालता है, और वो खाद उस पॉस मशीन के माध्यम से सेल होता है। और जैसे ही पॉस मशीन के माध्यम से वो खाद सेल होता है
उसकी पूरी की पूरी जानकारी भारत सरकार, केंद्रीय सरकार को उसके सिस्टम पे मिल जाती है कि उस फलां सोसाइटी से इतनी बोरी खाद इस किसान ने लिया है, और इसकी जो सब्सिडी की राशि है वो संबंधित कंपनी को दे दी जाती है। मतलब सब्सिडी कैसे मिलती है? खाद बिकने के बाद जो संबंधित जो कंपनी है जो उस खाद की व्यवस्था के लिए ऑथराइज्ड है, उसको खाद बिकने के बाद किसान जब खाद पॉस मशीन से ले जाता है और उसका अंगूठा लग जाता है, तब वो सब्सिडी की राशि उस फर्टिलाइज़र कंपनी को भारत सरकार रिलीज़ करती है। जैसे मान लो ये जो खाद की एक बोरी जो आप देख रहे हैं, ये जो बोरी है, इस एक बोरी को अगर कोई किसान लेगा तो एक बोरी की कीमत जो है 1470 रुपये देगा, और लेकिन लागत तो इसकी 2270 रुपये आई है। तो 2240 रुपये लागत है और 1470 रुपये किसान से लेंगे, तो जो बीच का जो 770 रुपये है, जब तक वो किसान इस बोरी को पॉस मशीन से नहीं खरीदेगा, जब तक भारत सरकार उस कंपनी को ये सब्सिडी की राशि नहीं देगी। इसीलिए आज हमारा सबका ये सब सरकारी मशीनरी का भी और जितने भी फर्टिलाइज़र में लगे हुए लोग हैं उनका भी है कि पॉस मशीन के माध्यम से ये खाद की बिक्री हो। ये पॉस मशीन के माध्यम से ही पूरे के पूरे फर्टिलाइज़र की व्यवस्था होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फर्टिलाइज़र की व्यवस्था में हमारा देश का बहुत सारा पैसा जा रहा है, बहुत सारा पैसा जा रहा है, लगभग जैसे 2.5 लाख करोड़ रुपए। ये कहाँ से आता है 2.5 लाख रुपए? ये भारत सरकार के पास पैसा जो है, हमारा आपका सबका पैसा है, ये टैक्स के द्वारा पैसा है। जो टैक्स का कलेक्शन होता है उसी से ये फर्टिलाइज़र की व्यवस्था होती है। यदि ये सब्सिडी कम खर्च हो, ये फर्टिलाइज़र की व्यवस्था पर सब्सिडी कम खर्च हो, तो हमारे देश का बहुत सारा पैसा बच जाएगा और वो दूसरे कामों में लगेगा। दूसरे कामों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप स्कूल बनवा सकते हैं, हॉस्पिटल बनवा सकते हैं, बहुत बड़े देश के जो विकास की चीज़ हैं उनको कर सकते हैं। तो सरकार की ये मंशा है कि किसी तरह से धीरे धीरे ये जो रासायनिक खाद है ये कम हो, और उसके बदले में जो और दूसरे खाद चले हैं उन खादों का उपयोग ज़्यादा हो। तो कौन कौन से दूसरे खाद हैं जो रासायनिक खादों के बदले में चले हैं? तो अभी हाल में ही एक नैनो खाद आया है, जो इफ़को ने, सहकारी समिति है इफ़को, उसने नैनो यूरिया निकाला है, नैनो डीएपी निकाला है। ये नैनो यूरिया और नैनो डीएपी ऐसे खाद हैं जिनके इस्तेमाल करने से आपको रासायनिक खादों की जो निर्भरता है हमारे देश में वो कम हो जाएगी। और ये नैनो यूरिया, नैनो डीएपी जो खाद हैं ये तरल रूप में बोतल में मिलते हैं, आधा लीटर में मिलते हैं। जैसे नैनो यूरिया की बात करें तो आधा लीटर की वो एक बोतल होती है, उसमें नैनो यूरिया मिलता है। आधा लीटर की एक बोतल होती है, उसमें नैनो डीएपी मिलता है, और एक बोरी के बराबर ये काम करते हैं। तो हमारी सरकार की मंशा है, सारे वैज्ञानिकों की मंशा है, और पूरा देश के जो वैज्ञानिक हैं, जो प्रसार कार्यकर्ता हैं, वो ये चाह रहे हैं किसी तरह से रासायनिक खादों पर निर्भरता कम हो हमारे देश में, और जो नैनो फर्टिलाइज़र हैं, इस नैनो फर्टिलाइज़र की व्यवस्था देश में बढ़े, जिससे हमारे देश का किसान मजबूत हो, हमारी ज़मीन मजबूत हो और पैदावार भी बढ़े। क्योंकि रासायनिक खाद जहाँ हमारे उत्पादन बढ़ा रहे हैं, वहाँ हमारे ज़मीन को भी रासायनिकता से भरपूर कर रहे हैं। ज़मीन भी हमारी ख़राब हो रही है, पर्यावरण भी ख़राब हो रहा है, और पैदावार जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिल नहीं पा रही है। वो विकल्प के रूप में आज सरकार ने इफ़को के माध्यम से पूरे देश में नैनो फर्टिलाइज़र की व्यवस्था की है। तो अब नैनो डीएपी, नैनो यूरिया भी उपलब्ध है। मैं यहाँ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फर्टिलाइज़र की व्यवस्था है ये बहुत ही पेचीदा विषय है, और हर किसान तक इस तरह से खाद कारखाने से लेके किसान के घर तक ले जाना और वहाँ तक उपलब्ध कराना, ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही चुनौती का काम है। लेकिन सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। कभी कभी खाद की कमी इसलिए हो जाती है कि समय पे रेट नहीं मिलती या समय पे खाद नहीं आता। आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो खाद की व्यवस्था है इसमें बहुत सारा खाद विदेशों से भी आता है। तो जब विदेशों से शिप आने में देर हो जाती है तब भी खाद कभी कभी डिले हो जाता है, लेकिन प्रयास रहता है भारत सरकार का, और इस भारत सरकार इसमें सफल भी रही है कि हर किसान को समय पर खाद मिले। तो किसान भाइयों और जितने भी इस खाद की व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, आज आपने देखा कि किस तरह से ये खाद का काम हो रहा है। भैया एक मिनट आप इधर आइए, आप ये बताइए कि ये जो रेलगाड़ी है ये सवेरे कब आई थी, बताओ भाई। कितने बजे आई थी? रात में 1 बजे आई थी। आप लोग कब से काम कर रहे हो यहाँ? काम कर रहे हैं, सुबह से काम कर रहे हैं। हाँ। आपको सुबह से काम कर रहे हैं और इसको कितने समय में खाली करना है? तो उसका समय नहीं जाता है, वो कभी 5 बज जाता है, कभी 4 बजे खाली जाता है। वो ट्रक के हिसाब से चलता है, ट्रक के हिसाब से चलता है। हाँ,
तो देखा आपने कि एक हमारे श्रमिक भाई बता रहे हैं कि सवेरे रेलगाड़ी आई थी और अभी तक ये पूरा काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को यहाँ एक बता देना चाहता हूँ कि ये रेल से जो खाद आता है, इसमें जैसे ही वो रेक माल धक्के पे आता है, माल धक्के पे जैसे ही रेलगाड़ी प्लेस होती है तो रेलवे का समय स्टार्ट हो जाता है और इसमें लगभग 8 या 9 घंटे ही खाली करने के लिए मिलते हैं ठेकेदार को। और यदि 8 या 9 घंटे में, जैसे बड़ी रेक होती है एचएल, उसमें 9 घंटे मिल जाते हैं, छोटी रेलगाड़ी होती है आधी रेक होती है उसमें 6 घंटे मिलते हैं। तो रेलवे का जो फ्री टाइम है उसमें यदि आपने इस पूरी रेलगाड़ी को खाली नहीं किया तो पेनल्टी के रूप में उस कंपनी पर और उस ठेकेदार पर जुर्माना लगता है, उसको डैमरेज बोलते हैं। इसलिए मजबूरी है कि 8 घंटे में 9 घंटे में पूरे माल को, जो भी खाद आया है, चाहे आपका खाद आया है, चाहे सीमेंट आया है, चाहे शक्कर आई है, सब पूरे खाद को इसमें से उतार दिया जाए। यदि आपका डिले हो जाएगा तो ये मान के चलिए बहुत बड़ी पेनल्टी इस पर लग जाएगी। साथ ही जब आपने 8 या 9 घंटे में खाद को उतार दिया, फिर सरकार, फिर ये भारतीय रेलवे फिर समय देती है कि इतने समय में आपको यहाँ से खाद को पूरा हटा देना है। यदि आप नहीं हटा पाएंगे तब भी आपको फिर जो पेनल्टी होगी उसको वारफेज बोलते हैं, वो वारफेज देना पड़ेगा। तो ये पूरे देश में ये फर्टिलाइज़र की व्यवस्था इसी तरह से होती है, माल धक्के के ऊपर, और ये पूरे देश में किसानों को इसी तरह से ये खाद मिलता है। तो ये साथियों, ये आपको नया वीडियो था। उस नए वीडियो को आपको कैसे लगा, हमारे देश में खाद की किस तरह से व्यवस्था होती है, कैसे खाद आता है, ट्रकों से कैसे जाता है, रेलगाड़ी से कैसे उतरता है, हम माल कैसे काम करते हैं, और भारत सरकार इस खाद की व्यवस्था पर पूरे देश के किसानों को कितना राशि खर्च कर रही है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको दूसरों को भेजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला हम आपको इसी तरह से एक सामाजिक व्यवस्था के तहत किस तरह हमारे देश में काम हो रहा है वो बनाएंगे। मैं चलते चलते आपको ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि जितने भी माल धक्के हैं, आपने देखा होगा एक प्लेटफार्म है, ये कच्चा ही है, कच्चा प्लेटफार्म है। फार्म में देखो मिट्टी दिख रही है आपको, इस मिट्टी में ही नीचे तारपोलिन नहीं बिछाई हुई है, कुछ जगह बिछाई हुई है। इसी तरह से ये काम होता है। और कभी कभी जब बारिश आती है तो इसको ताबड़तोड़ तिरपालों से ढका जाता है, लेकिन फिर भी कुछ बोरियां गीली भी हो जाती हैं। तो ये जो पूरे देश में व्यवस्था है, ये कवर्ड प्लेटफार्म होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कवर्ड प्लेटफार्म नहीं है। और देश में अधिकांश तरह इसी तरह से रेल की व्यवस्था है जहाँ कवर्ड प्लेटफार्म नहीं है और ओपन में ही ये रेलगाड़ी उतरती है, खाद उतरता है। लेकिन क्या ये मजबूरी है कि रेल से खाद आना है और प्लेटफार्म पर खाली करना है और निर्धारित समय में इसको हटाना है। तो ये पूरे देश में इसी तरह से भारत सरकार के द्वारा ये भारतीय उर्वरक जन परियोजना के तहत ये व्यवस्था होती है। साथियों, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको चैनल, ये हमारा वीडियो ठीक लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये जो व्यवहारिक प्रैक्टिकल जो आज आपको वीडियो बताया है, इसको आप दूसरे लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सभी लोगों का, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।